Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will complete chapter number 21st and class 7th। जैसे वह अन्य खरगोशों के समान प्रिय दर्शन था, परंतु एक विशेषता के साथ। कुछ बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ छोटी और सुंदर तथा पंजे स्वस्थ थे, जिनसे वह हर समय अपना मुख साफ करता रहता था। कान विलायती खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, परंतु उनकी सुडौलता तथा सीधे खड़े रहने में विशेष मोहक सौंदर्य था। विशेषता यह थी कि एक कान काला था और एक सफ़ेद। अब खरगोश के दोनों कान अलग अलग थे, एक काला था तो दूसरा सफ़ेद था। काले कान की ओर की आंख काली थी और सफ़ेद कान की ओर की आंख लाल। सामान्यतः सफ़ेद खरगोशों की आंखें लाल और काले या चितकबरों की काली होती हैं, परंतु इस खरगोश की दोनों आंखों ने अपने दो भिन्न रंगों से उस नियम का अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी कभी लगता मानो दो भिन्न खरगोशों का आधा आधा शरीर जुड़कर एक बना दिया गया हो। आंखों में एक और नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया हो, जिसे हम स्टोन कह देते हैं, जो चमकदार स्टोन होते हैं। सब जातीय की सतर्कता और आतंकित मुद्रा का उसमें सर्वथा अभाव था। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे थे और खिड़कियों में भी जाली थी। अचानक किसी कुत्ते बिल्ली के भीतर आ जाने की संभावना नहीं रहती थी। किसके कमरे में? लेखिका के। परंतु जाली के बाहर तो वे प्राय आकर मेरी प्रतीक्षा में खड़े हो ही जाते थे। खरगोश ना भागता, ना कहीं छिपने का प्रयत्न करता, वरन जाली के पास आकर क्रोधित मुद्रा में अपनी दोनों काली लाल आंखों से उन्हें घूरता रहता। बिल्ली यदि जाली के पार खिड़की पर आकर बैठ जाती तो वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुख से विचित्र क्रोध भरा स्वर निकालता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से विशेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया था, मतलब कि उसे कमरे में आने की किसी को भी इजाज़त नहीं रही थी। इसी से जब वह कुछ बड़ा हष्ट पुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने अन्य पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली घर में पहुंचाना उचित समझा। वहां आधा फर्श सीमेंट का है और आधा कच्ची मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जीव मिट्टी खोदकर अपने लिए निवास बनाकर ही प्रसन्न होते हैं। निवास मतलब अपना घर बनाकर। पिंजरे या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीवन का स्वाभाविक विकास और उल्लास रुक जाता है। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग जैसा घर बनाया और उसका निर्माण कार्य से अवकाश मिलते ही जाली घर के अन्य निवासियों से युद्धदेही करना आरंभ कर दिया। युद्धदेही मतलब युद्ध करना, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि कोई अन्य जीव उसके साथ रहे। उसके झपटने और काटने के कारण कबूतर, मोर आदि का दाना चुगने के लिए नीचे उतरना कठिन हो गया। वे तब तक अपने अंडों और जूलों पर बैठे रहते जब तक दुर्मुख अपने भोजन से तृप्त होकर सुरंग घर में विश्राम के लिए ना चला जाता। कभी कभी सुरंग में जब भी उसे अपने प्रतिद्वंदी के नीचे उतरने की आहट मिलती, प्रतिद्वंदी मतलब कि किसी दूसरे अन्य जीव के आने की आहट मिलती, तो वो क्या करता था, तब वह अचानक उन पर आक्रमण कर किसी की गर्दन और किसी के पैरों में अपने पैने दांत गड़ा देता और वे आर्त स्वर से कोलाहल करते हुए ऊपर चढ़। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण संभवतः उसका सब जाति शून्य अकेलापन है, मैं न खास कोने से बड़े मियाँ से एक शासक वधु खरीद लाई। शासक वधु मतलब एक खरगोशनी जिसे हम कह सकते हैं। वह हिमखंड जैसी चमकीली, हिमखंड मतलब बर्फ के पर्वत जैसी बड़ी सुंदर थी, शुभ्र और लाल विदुर्म जैसी सुंदर आंखों वाली थी। इसी से उसे हम हिमानी कहने। पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा भ्रांत सिद्ध हुई। मतलब कि मेरा तो सिर्फ ये मानना ही था कि दुर्मुख उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी काली लाल आंखों में मानो धूम और ज्वाला मिलाकर अगण्य दृष्टि से उसने नवगता को देखा और फिर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर सके। अपने बिल में तो दुर्मुख ने उसे घुसने ही नहीं दिया। जब एक बार उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश करने का साहस किया, तब सुरंग के स्वामी ने अचानक लौटकर उसे कानों से खींचते हुए बाहर ही नहीं निकाल दिया, बल्कि उसके सुंदर कोमल और हिम
शुभ्र कानों को कुतर कर लहूलुहान भी कर डाला। निरुपाय हिमानी ने जब दूसरा बिल खोद कर और उसमें कोमल हरी दूब बिछा कर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया, तब दुमुख उस पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर शीत के कुछ मास बीत जाने पर और वसंती ग्रीष्म के लंबे दिन लौट आने पर दुमुख की कलह प्रियता में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों मतलब 6 बच्चों की सेना लेकर निकली, तो जाली घर में ही नहीं मेरे घर में भी उल्लासोत्सव की लहर बह गई। पर इस नवीन सृष्टि के आने के साथ ही दुमुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने संपूर्ण ध्वंसात्मक आवेश के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान कुतर डालता, किसी की पीठ में घाव कर देता। कदम के फूल से फूले हुए कोमल बच्चे रक्त से रंग बिरंगे हो उठते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। लोरेक्सेन मरहम, नेबा सल्फ पाउडर, रुई आदि की गंध से अशोक वृक्ष की छाया में मालती लता से छाया चिड़ियाघर भी अस्पताल का स्मरण दिलाने लगा। फिर एक दिन क्रोध में दुमुख ने 2 सशक्त शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांत से इतनी शत विशत कर डाली कि वे बचाए ना जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। बड़े जालीघर के पास एक छोटा जालीघर बनाकर उसमें दुमुख को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वह देख सबको सकता था परंतु उन पर आक्रमण करने में असमर्थ था। अपने निर्वासन से वह कुछ दिनों तक निष्फल क्रोध से छटपटाता रहा। फिर धरती खोदकर बिल बनाने में व्यस्त हो गया। बड़े जालीघर में जाने के लिए उसने एक ऐसा अव्यर्थ उपाय खोज निकाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो रास्ता क्या था? धरती के नीचे नीचे उसने इतनी लंबी सुरंग खोद डाली जो जालीघर के भीतर पहुंच गई। इसी से वह बड़े जालीघर में बिना रोक टोक आने लगा। माली ने बड़े जालीघर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से तो बंद कर दिया, परंतु इससे दुमुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता और जालीघर को जब तब रण क्षेत्र में परिवर्तित करता रहता। उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके भी बच्चे होने लगे, पर उनमें से कोई दुमुख से लड़कर बल में जीत सका और ना अपत्य स्नेह से उसका हृदय जीत सका। यदि मृत्यु उसे ना जीत लेती तो यह क्रम निरंतर चलता रहता। मृत्यु ने किसे जीत लिया था? दुमुख को। दुमुख की मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? फिर एक दिन जाकर देखा कि दुमुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है और एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा हुआ है। सपोले के मुख की ओर का भाग उसके पंजों के नीचे था। प्राय खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं, क्योंकि वह उसके प्रिय खाद्यों में से एक है। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर घुस आया हो, क्योंकि बड़े सांप का तो उस जाली में प्रवेश कठिन था। दुमुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। वह जाली घर में बने चबूतरे पर भी चढ़ सकता था, जिस पर सांप न चढ़ पाता, और सुरंग से बड़े जाली घर में भी जा सकता था, जहां मोरी के कारण सांप का प्रवेश न रह पाता। परंतु उसकी चिर लड़ाकू प्रवृत्ति में भी पार्थिव रूप से मारक विष नहीं रहता। इसी से बेचारे दुमुख सपोले का भी दशन विष नहीं सह सका, परंतु मृत्यु से पहले उसने अपने शत्रु के 2 खंड करके अपना प्रतिशोध तो ले ही लिया था। प्रतिशोध मतलब हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुमुख की ही प्रजा है। इसे कम लोग जानते हैं। उसकी संतति तो अपने पूर्वज का इतिहास जानने की शक्ति नहीं रखती, परंतु मेरे घर में उसकी विशेषताओं की चर्चा प्राय हो जाती है। मेरे मालिक का आज भी निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की छाया थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है? पहलवान की समाधि कहीं पास ही है और उनकी शक्ति की इतनी ख्याति है कि दूर दूर से ग्रामवासी मनोतियाँ मनाने आते हैं। पर मुझे आज भी वह छोटा मगनोलिया के फूल सा कोमल श्वेत शावक स्मरण हो आता है, जिसके जीवन के आरंभ में ही उस पर दुर्योग से मरझारी की निष्ठुर छाया आ पड़ी थी। यदि वह अन्य शावक के समान खेलता खाता माँ की स्नेह छाया में बड़ा होता तो पता नहीं वो कैसा होता। महादेवी की लिखी हुई रचना।